नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार। आज हम लोग नेपाल से हुए ताजा विवाद पर चर्चा करेंगे। 13 जुलाई को भानु जयंती के अवसर पर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद एक ताजा विवाद उभर गया है। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि भानु जयंती है क्या। नेपाल में 19वीं सदी में एक महान नेपाली कवि हुए भानुभक्त आचार्य, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 13 जुलाई को भानु जयंती मनाया जाता है। ये भानुभक्त आचार्य ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किया और वाल्मीकि रामायण को नेपाल में जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इनके इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इन्हें आदि कवि का दर्जा दिया गया और प्रत्येक वर्ष 13 जुलाई को नेपाली भाषा से जुड़े हुए विद्वान समारोह करते हैं, गोष्ठी करते हैं और साहित्यिक चर्चा करते हैं। इसी अवसर पर नेपाली प्रधानमंत्री ने एक विवादास्पद बयान दिया। अब हम देखते हैं कि उन्होंने बयान क्या दिया। उनके कहने का लबोलुबाब यह था कि भारत भौगोलिक अतिक्रमण के साथ साथ नेपाल का सांस्कृतिक अतिक्रमण भी करता है। उनका कहना था कि भारत के फैजाबाद स्थित अयोध्या असली अयोध्या नहीं है। असली अयोध्या नेपाल स्थित वीरगंज के पश्चिम में थोड़ी नामक गांव में स्थित है। उनका कहना था कि जैसे भारत ने बुद्ध के जन्म स्थान पशुपतिनाथ को लेकर शुरू से ही सांस्कृतिक अतिक्रमण का प्रयास किया, वैसे ही भगवान राम के जन्म स्थान के मामले में भी उनके द्वारा ऐसा किया गया। अपने बात के पक्ष में उन्होंने जो तर्क रखे, उनका कहना था कि जिस जमाने में राम सीता का विवाह हुआ उस समय के परिवहन के साधन, संचार के साधन के देखते हुए यह संभव नहीं लगता कि इतना दूर विवाह हुआ होगा। उनका दूसरा तर्क है कि जब सीता को अयोध्या से निकाला गया तो वे वाल्मीकि आश्रम में रहीं और वो वाल्मीकि आश्रम भी नेपाल में ही है। फिर उनका कहना था कि दशरथ जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे तो वह भी नेपाल में ही स्थित एक जगह है रिदी, वहां उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया। इस आधार पर उनका कहना था कि दशरथ नेपाल के राजा थे और राम नेपाल के ही राजकुमार थे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि शुरू से ही भारत झूठ फैलाता रहा है और आम नेपाली भी उसी झूठ को मानने लगे। स्वाभाविक है, ओली के इस स्टेटमेंट की प्रतिक्रिया होनी ही थी। भारत में भी इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। मुख्यतः नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनेताओं और राजनीतिक वर्गों में इस पर घोर प्रतिक्रिया हुई। साथ ही भारतीय मीडिया ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिक्रिया दिया और इस पर कार्यक्रम किए। भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई बहुत ध्यान इस बयान पर नहीं दिया गया। इसके साथ साथ नेपाल के अंदर में भी इस पर प्रतिक्रिया हुई। जो वहां विरोधी दल है, यथा कांग्रेस, मधेसियों की पार्टी, अन्य पार्टी, उनके नेताओं ने इसे अनावश्यक बताया। साथ ही वहां के सत्ताधारी वामपंथी दल के भी जो नेता हैं, उन्होंने भी इसको राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों रूप से उचित नहीं माना। एक वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हुए बाबूराम भट्टराई, उन्होंने कहा कि ये ओलीकृत रामायण है, इसका पाठ करने से हम सीधे वैकुंठ पहुंच जाएंगे। मतलब कि सब जगह इस पर प्रतिक्रिया हुई। नेपाली मीडिया और बुद्धिजीवियों का भी एक वर्ग इसे भारत से भी तनाव की स्थिति में दिया गया अनावश्यक बयान ही बताकर इसकी आलोचना किया। अब हमको इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि इस तरह के बयान लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री ओली क्यों दे रहे हैं। क्या इस ताजा बयान को अलग से देखा जाए या कुछ दिन से चल रहे घटनाक्रम के क्रम में ही इसे देखा जाए। इसलिए इस परिस्थिति की पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है। राजशाही के खत्म के कुछ वर्षों बाद तक वहां तो नेपाली कांग्रेस का अधिकार रहा,
लेकिन जैसे जैसे संवैधानिक सुधार वहां होते गए तो वहां के सत्ता पर वामपंथियों का पकड़ मजबूत होता गया। उत्तरी नेपाल में वामपंथी मुख्य रूप से मजबूत है। ऐसे में 2015 में जब वहां संवैधानिक सुधार हो रहे थे, नए संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय में मधेसियों द्वारा नेपाल में आंदोलन चल रहा था। उन्हें डर था कि संविधान संशोधन के बहाने नए संविधान निर्माण की बात में करते हुए उनके अधिकारों में कटौती करने की तैयारी हो रही है। अब हम समझे कि ये मधेसी कौन है। दक्षिणी नेपाल यानी नेपाल का वह भाग जो उत्तर प्रदेश और बिहार से सटा हुआ है, वहां जो लोग रहते हैं उन्हें ही मधेसी कहा जाता है। वो धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से, सामाजिक रूप से, सब रूप से बिल्कुल भारत के लोगों की ही तरह हैं। और इन दोनों के बीच, मतलब भारत और नेपाल के उस भाग के लोगों के बीच बेटी और रोटी का रिश्ता है। मतलब शादी विवाह, खान पान, सब कुछ, भाषा, सब एक ही जैसा है। ऐसे में जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके मन में हमेशा रहता है कि इस वर्ग का झुकाव भारत के प्रति ज्यादा है। स्पष्ट है कि नेपाली वामपंथी पार्टी का झुकाव चीन के प्रति ज्यादा है। ऐसे में ये मधेसियों को संशय की दृष्टि से देखते हैं। तो 2015 में जब वहां संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और मधेसी आंदोलन कर रहे थे, उसी क्रम में उन्होंने आर्थिक ब्लॉकेड अपनाया। हम नेपाल के भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। समुद्र से उसकी पर्याप्त दूरी है। उत्तरी नेपाल में दुर्गम हिमालय है। ऐसे में अपनी जरूरत के प्रत्येक सामान के लिए वह भारत और तथा भारत के ही परिवहन साधनों पर आश्रित है। इस आर्थिक ब्लॉकेट का नतीजा यह हुआ कि भारत में नेपाल से सटे भारत के क्षेत्र में ट्रकों की लंबी लाइन लग गई और नेपाल में जरूरी सामानों की किल्लत हो गई। ऐसे में वहां के वामपंथी दल और उसके नेताओं ने बाकी नेपाल के भागों में भारत विरोधी मानसिकता को और गहरा किया और चीन ने इसका फायदा उठाया और अपनी तरफ से कुछ जरूरी सामान उन्हें मुहैया कराने का व्यवस्था किया। इन्हीं परिस्थितियों में 2017 में नेपाल में चुनाव हुआ और केपी शर्मा ओली उग्र राष्ट्रवाद को अपनाकर भारत विरोधी रवैया को हवा देकर वहां प्रधानमंत्री बन गए। 2-3 साल व्यतीत हो जाने के बाद उनके सरकार के परफॉर्मेंस, उनकी कार्यशैली और नेपाल की खस्ता आर्थिक स्थिति को देखते हुए नेपाल में जनता की तरफ से भी और उनके पार्टी के विरोध में भी असंतोष फैलने लगा। इसमें घी का काम किया उनके निजी स्वास्थ्य में। उनका खुद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। ऐसे में पार्टी के भीतर भी उन पर दबाव पड़ने लगा कि वो पद त्याग दें और त्याग पत्र दे दें, कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता को सत्ता संभालने का मौका दें। इन्हीं परिस्थितियों में ओली ने पुनः पहले के आजमाए तरीके उग्र राष्ट्रवाद की ओर लौटने का प्लान किया और इसकी शुरुआत हम देखते हैं 8 मई 2020 को, जब भारत उत्तराखंड में धारचूला और लीपू लेक के बीच एक 80 किलोमीटर लंबा सड़क बना रहा था और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उसका उद्घाटन कर रहे थे। नेपाल ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि सड़क का अधिकांश भाग नेपाल के क्षेत्र से होकर बनाया गया है। आनंद फानन में नेपाल ने एक विवादित नक्शा बनाया तथा 3 क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और कालापानी नेपाल का भाग बताया। फिर उन्होंने इस विवादित नक्शा को संविधान संशोधन कर संसद से पारित भी कर दिया। स्वाभाविक है, भारत द्वारा इस तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इस पर वार्ता जारी है। फिर ओली ने एक कदम बढ़ते हुए भारत पर आरोप लगाया कि वो इन मधेसियों के माध्यम से, अपने घुसपैठियों के माध्यम से नेपाल में कोरोना फैला रहा है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक भारत का कोरोना है। बात यही नहीं रुकी। जब अभी ताजा चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा था, इस समय में भी ओली ने सीमा पर तनाव बनाया
और गोलीबारी की भी घटना हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में हम वर्तमान घटना को भी देखते हैं। ओली के उपरोक्त वक्तव्य और उनके कदमों से भारत में भी प्रतिक्रिया हुई और विशेषकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी घोर प्रतिक्रिया हुई। दिन भर प्राइम टाइम पर इससे संबंधित कार्यक्रम किए गए कि कैसे ओली चीन के हाथों खेल रहा है। भारत के एक न्यूज चैनल ने हनी ट्रैप का मामला उठाया कि किस तरह से चीन ने ओली को हनी ट्रैप के मामले में फंसा लिया है और वे उनके हाथ के कठपुतली बन गए हैं। स्वाभाविक था, नेपाल में इसकी प्रतिक्रिया हुई और ओली ने भारत के राजनयिकों पर आरोप लगाया कि वे भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेपाल में उनके विरोधी दल और अपने भी दल के उनके विरोधी सदस्यों के साथ मिलकर उनको सत्ता से हटाने का साजिश कर रहा है। और इस परिस्थिति में उन्होंने भारत के कई प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों पर नेपाल में प्रसारण करने पर रोक लगा दी। इस समय हुए एक जनमत सर्वेक्षण बताते हैं कि ओली की लोकप्रियता बढ़ी। लगता है ओली ने इसी जनमत सर्वेक्षण को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया और अयोध्या संबंधित ताजा बयान दे दिया। भारत में तो इसे ऐसे देखा गया कि ये चीन के बहकावे में आकर ओली ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन अगर हम नेपाल की राजनीति को देखें तो स्वाभाविक है कि अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वे उग्र राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं और जानबूझकर भावनात्मक मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका साफ साफ मानना है कि जो मधेसी कभी कम्युनिस्ट को वोट नहीं देते हैं, अगर इस बयान को पॉजिटिव रूप में लेंगे तो शायद उनके करीब आए, अगर निगेटिव रूप में लेकर इसके विरोध में प्रतिक्रिया देंगे तो ये बाकी नेपालियों को यह बता सकेंगे कि मधेसियों का सेंटीमेंट भारत की तरफ झुका हुआ है और ये देश विरोधी है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे जाके प्ले आउट होता है। वैसे तात्कालिक विवाद को देखते हुए अगले ही दिन वहां के विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट का उद्देश्य न तो किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करना था, न तो भारत स्थित अयोध्या के महत्व को कम करना था। उनका कहना सिर्फ यह था कि रामायण में जिस बृहद सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र का जिक्र हुआ है उससे संबंधित कई मान्यता प्रचलित है जिसमें ज्यादा शोध की जरूरत है। अब क्या हम ओली के इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक नेपाल के किसी प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के रूप में देख सकते हैं? शायद नहीं। अगर अभी हम पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष के वक्तव्य को देखें तो लगभग अधिकांश देशों में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा अपने पक्ष में वोट के गोलबंदी के लिए इस तरह के भावनात्मक मुद्दों का सहारा लिया जा रहा है, जिसे हम अमेरिका, ब्राजील, रूस और कुछ हद तक अपने भारत में भी देख सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि वोट की राजनीति के लिए ये राजनेता किसी भी हद तक जाने को तैयार है, नहीं तो सार्वजनिक मंचों पर धर्म के प्रति खुला झुकाव अब तक दक्षिणपंथियों का सगल रहा है। वामपंथी इससे बचते रहे, लेकिन ओली जैसे वामपंथी को भी वोट पाने के लिए अब हम सार्वजनिक मंचों पर खुलकर धर्म का प्रयोग करते देख सकते हैं। नमस्कार।